ये स्टूडेंट्स, आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। देखिए, इससे पीछे वाली वीडियो थी, उसके अंदर हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टडी कर रहे थे। हमने देखा जो हमारा कोई भी, जैसे हम बात करें कि कोई भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, तो फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मास है और जिसकी वेलोसिटी है। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम कंबाइन कर दें, मास और वेलोसिटी को कंबाइन कर देते हैं, तो एक तीसरी फिजिकल क्वांटिटी हमारे सामने आ जाती है जिसको हम मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, तो मोमेंट है वो मास और वेलोसिटी दोनों से ही प्रभावित होता है। ठीक है, तो जो मोमेंटम हमारे पास, जो लीनियर मोमेंटम, जो फिजिकल क्वांटिटी आई है, ठीक है, तो उस का यूज़ करके उस आधार पे हम न्यूटन सेकंड लॉ को डिस्क्राइब कर रहे थे, जिसके अंदर हमने बताया कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। अब हम सेकंड लॉ का यूज़ करके हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो ड्राइव करेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जो हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसके अंदर उसका हम यूज़ करके एक फॉर्मूला है वो ड्राइव करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इज़ मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद एन इनिशियल वेलोसिटी यू। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमने स्मॉल एम ले लिया और वो स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। It is uniformly accelerated to velocity v in time t, और वो यूनिफॉर्मली एक्सीलेट हो रहा है। ठीक है, किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से t टाइम के अंदर। तो बाय एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स f थ्रू आउट द टाइम t, द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी। देखिए, जब इनिशियल वेलोसिटी थी, हमें पता है कि जो मोमेंटम का फार्मूला होता है वो होता है p इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, मास और वेलोसिटी। तो जब शुरू में इनिशियल वेलोसिटी थी तो उस समय जो हम मोमेंटम निकालेंगे वो हम p1 ले लेते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा m1 u1। ठीक है, जब हमारी बॉडी एक्सीलेट होके v वेलोसिटी एक्वायर कर लेती है, ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आपका v1, आप ऐसे कह सकते हैं कि इनिशियली जो आपका मोमेंटम p, तो मास आपका क्या है m, और उस समय वेलोसिटी क्या थी u, तो mu हो गया। ये आपका इनिशियल मोमेंटम। जब वो v वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है तो उस समय जो मोमेंटम वो हमने ले लिया फाइनल मोमेंटम p2। तो मास तो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो मास m एज इट इज और उस समय वेलोसिटी क्या होगी v, तो p2 हो जाएगा mv। तो ये हमारा इनिशियल मोमेंटम, ये हमारा फाइनल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। फाइनल क्या था p2, इनिशियल क्या है p1। तो चेंज इन मोमेंटम हमारा p2 माइनस p1। ठीक है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो p2 की वैल्यू रख दीजिए mv, p1 की हमने रख दी mu, m कॉमन ले लिया तो v माइनस u। तो यहाँ पर आप आगे हमारा चेंज इन मोमेंटम आ गया। ठीक है, तो जो चेंज इन मोमेंटम था ये हमारा आ गया m v माइनस u। ठीक है, अब द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट जो वर्ड होता है स्टूडेंट्स की टाइम के लिए आता है, टाइम के साथ जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वो हमारा हो जाएगा m v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और जो हमारा हम जो सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं, तो जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ से f प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारा यहाँ पे कांस्टेंट अराइज हो जाएगा k। ठीक है, m v माइनस यू अपॉन टी।
यहाँ पे जो v माइनस यू अपॉन टी ये हमारा होता है एक्सीलेशन। तो हमारा जो एक्सीलेशन है वो यहाँ पर स्टूडेंट v माइनस यू अपॉन टी हमारा एक्सीलेशन होता है। हम पहले पढ़ चुके हैं इसको। v माइनस यू मीन्स चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सीलेशन कहलाता है। तो यहाँ से हमारे पास फार्मूला आ गया F इजकल टू के एम ए। के यहाँ पर एक कांस्टेंट है, अगर हम के की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो हमारे पास एक फार्मूला आ जाता है F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, ये काफ़ी फेमस फार्मूला है। इस फार्मूले का यूज़ करके हम बहुत सी प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो देखिए सेकेंड लॉ से हमने एक फार्मूला ड्राइव कर लिया F इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे द क्वांटिटी k इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। द SI यूनिट ऑफ मास एंड एक्सीलेशन आर kg एंड मीटर पर सेकेंड के रेस्पेक्टिवली। आपको पता है मास की kg होती है, एक्सीलेशन की मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर होती है। तो द यूनिट ऑफ फोर्स इज सो चूजन दैट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k बिकम्स 1। ठीक है, हम k की वैल्यू 1 ले लेते हैं। फॉर दिस 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द amount that produce an acceleration of 1 meter per second square in object of 1 kg mass। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं अगर k को 1 ले लेते हैं तो जो यूनिट है फोर्स की उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? एज द अमाउंट दैट प्रोड्यूस एन एक्सीलेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg मास। तो यूनिट ऑफ फोर्स kg मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, के की वैल्यू 1 रखा तो हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया F इज इक्वल टू एम ए। और यूनिट ऑफ फोर्स हो गई kg मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, और इसी यूनिट को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन। और इट हैज़ द सिंबल n, इसका सिंबल ही कैपिटल N होता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन give as a method to measure the force acting on an object as a product of its mass and acceleration। इस प्रकार से हमारे पास एक फार्मूला आ गया। ठीक है, फोर्स निकालने का अगर हम मास और एक्सीलेशन का प्रोडक्ट कर लेते हैं तो हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑफन सीन इन एक्शन इन आवर डेली लाइफ। जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसका जो एक्शन है हम अपने डेली लाइफ में नोटिस कर सकते हैं। हैव यू नोटिस दैट व्हाइल कैचिंग ए फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल ए फील्डर इन द ग्राउंड ग्रेजुअली पुल हिज हैंड बैकवर्ड विद द मूविंग बॉल। देखो आप लोगों ने जब क्रिकेट मैच देखा होगा तो आपने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी होगी, नोटिस की होगी कि जब फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल होती है, जब कोई आप कह सकते हैं कि बैट्समैन जब बॉल को हिट करता है तो जो फील्डर होता है उसके हाथ में जब बॉल जाती है तो वो उसको पकड़ने के लिए अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों करता है भाई? इसके पीछे क्या रीज़न है? इन डूइंग सो द फील्डर इंक्रीज द टाइम ड्यूरिंग विच द हाई वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉल डिक्रीज टू 0। इससे क्या होता है, जो फील्डर है ना वो टाइम को बढ़ा रहा है, उसको बॉल को पकड़ने का टाइम इंक्रीज कर देता है। तो जब टाइम इंक्रीज होता है तो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे घटकर 0 पे आ जाती है। ठीक है, दस द एक्सीलेशन ऑफ द बॉल इज डिक्रीज। उससे एक्सीलेशन है, अब मान लीजिए हाई स्पीड से बॉल आ रही है। ठीक है, तो आप जैसे ही बॉलर उसको पकड़ता है तो अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। तो उस दौरान वो क्या करता है, टाइम पीरियड है वो बढ़ा रहा है। टाइम बढ़ेगा तो हमारी जो बॉल की वेलोसिटी है वो डिक्रीज होके 0 तक आ जाती है। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सीलेशन भी डिक्रीज होता है। तो उससे क्या होता है, एक्सीलेशन ऑफ द बॉल इज डिक्रीज एंड देयर फॉर द इम्पैक्ट ऑफ कैचिंग द फास्ट मूविंग बॉल। तो प्लेयर है, जो फील्डर है वो आसानी से फास्ट मूविंग बॉल को कैच कर लेता है। इज आल्सो रिड्यूस, जो इम्पैक्ट है वो भी रिड्यूस हो जाता है। इफ़ द बॉल इज स्टॉप सडनली देन इट्स हाई वेलोसिटी डिक्रीज टू 0 इन ए वेरी शॉर्ट टाइम
interval of time, thus the rate of change of moment of the ball will be increased. Therefore a large force would have to be applied for holding the catch that may hurt the palm of the fielder. अगर मान लीजिए फील्डर ऐसे नहीं करता है, बॉल को सीधे ही पकड़ता है, तो जो हाई स्पीड बॉल है उसकी वेलोसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, तो कम समय में जो चेंज इन मोमेंटम है उसको बहुत ही कम समय लगता है। ठीक है, जिस वजह से क्या होता है, फील्डर है उसकी हथेली है वो इंजर्ड हो सकती है। ठीक है, इन ए हाई जंप एथलीट इवेंट द एथलीट आर मेड टू फॉल आइदर ऑन ए क्वेजन बेड और क्यूशन बेड और ऑन ए सैंड बेड। देखिए जो एथलीट है हाई जंप करता है, तो हाई जंप करता है तो जंप करने के बाद आगे या तो बालू रेत होती है या फिर हमारा भाई गद्देदार बेड होता है। ठीक है, गद्दा होता है। दिस इज़ टू इंक्रीज द टाइम ऑफ द एथलीट फॉल टू स्टॉप आफ्टर मेकिंग द जंप। तो जो ये गद्दा है या बालू रेत है ये टाइम पीरियड बढ़ा देती है एथलीट का जंप करने के बाद, जब वो उसके ऊपर गिरता है तो उससे क्या होता है, द डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जिससे हमारा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है वो डिक्रीज हो जाता है। एंड हेंस द फोर्स ट्राई टू पॉन्डर हाउ ए कराटे प्लेयर ब्रेक्स ए स्लैब ऑफ आइस विद ए सिंगल ब्लो। ठीक है, इसी प्रकार कोई व्यक्ति है वो किस प्रकार से एक ही बार में, ठीक है, बर्फ़ की सिल्ली को तोड़ देता है। तो इन सारे जो इफ़ेक्ट हैं उनके अंदर हम ये यूज़ करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि जैसे बॉल यहाँ है, इसको पकड़ अपने हाथ से पीछे ऐसे खींचता है तो ये टाइम पीरियड बढ़ गया। ठीक है, तो ये जब टाइम पीरियड बढ़ता है तो हमारा जो चेंज इन मोमेंटम है वो डिक्रीज हो जाता है, तो जिससे हमारे हाथों पर कोई ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर डायरेक्ट पकड़ते हैं तो चेंज इन मोमेंटम में टाइम नहीं मिल पाता, जिससे बहुत ज़्यादा फोर्स है वो हमारे हाथ पे एग्जर्टेड होता है और उससे हमारी हथेली है वो इंजर्ड हो सकती है। तो द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी मैथमेटिकली स्टेटेड फ्रॉम द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो जो इसका जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, हमारा जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, इसकी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इस आधार पे हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को भी परिभाषित कर सकते हैं इसकी भी डेफिनेशन दे सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एफ इज इक्वल टू एम में, तो एफ एम वी माइनस यू अपॉन टी, तो एफ टी हो जाएगा एम वी माइनस एम वी। तो आप कहोगे कि इफ़ एफ ज़ीरो, तो वी इज इक्वल टू वी माइनस यू फॉर वेदर टाइम टी इज टेकन, द मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूव। यहाँ पे एफ ज़ीरो होगा। ठीक है, तो आपकी एफ ज़ीरो हो गया, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू यू। ठीक है, आपकी दोनों वेलोसिटी सेम है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा और रेस्ट में है तो रेस्ट में। अब वी इक्वल टू यू, तो देर इज़ नो चेंज इन वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका मतलब देर इज़ नो चेंज इन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन एफ इज इक्वल टू ज़ीरो, तो दैट इज़ आवर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आल्सो डिस्क्राइब द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये एक हमारा न्यूमेरिकल है इसको हम देखते हैं। देखिए, ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। एक 5 kg मास है, ठीक है, उसके ऊपर एक फोर्स है वो एक्ट करता है 2 सेकेंड के लिए। इट इंक्रीज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। वो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड बढ़ा देती। तो शुरू में जो 3 है ये इनिशियल है, 7 है वो हमारी फाइनल वेलोसिटी है। Find the magnitude of the applied force. Now if the force was applied for a duration of 5 seconds, what would be the final velocity of the object? अब हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है जब वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर 5 सेकंड के लिए लगाया जाता है, और उस केस में हमारी फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगी। तो देखिए, जो सबसे पहले गिवन क्वांटिटीज है उनको लिखिए।
यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में u आपको दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड, v आपकी 7 मीटर पर सेकेंड, टाइम ड्यूरेशन 2 सेकेंड, मास 5 kg। तो आपके पास अभी अभी आपने फार्मूला किया F इजिकल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ पे आपके पास m भी है, v भी है, u भी है, t भी है। जब ये सारी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास फोर्स आ जाता है 10 न्यूटन। नाउ इफ़ दिस फोर्स इज अप्लाइड फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड। अब ये फोर्स है, ये 5 सेकेंड के लिए हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो देन द फाइनल वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय रीराइटिंग इक्वेशन। फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे इसी इक्वेशन से, जो हमारी ये इक्वेशन है इससे हम v निकालेंगे। तो t इधर आ जाएगा तो एफ टी, ठीक है, एम वी माइनस एम यू, या m नीचे आ गया तो इसको हम ऐसे करेंगे, ठीक है, v इजकल टू यू प्लस एफ टी बाई एम, ये हमारी इस फॉर्म में आ जाएगी। तो जब हम u f m t की वैल्यू रखते हैं तो हमारी ये वेलोसिटी आ जाएगी 13 मीटर पर सेकेंड। तो ये हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। तो आप इस फॉर्मूले को ड्राइव करें, कॉपी में नोट करें, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करें। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फ़ायदा उठा सकें। ओके, थैंक यू।